अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो है कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है कि जितने भी हम ऐप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, वेबसाइट बना रहे होते हैं, वहाँ पे हम कंडीशंस को ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं और उन कंडीशन की बेस पे आगे हम फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमने यूट्यूब पे किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, तो जैसे ही वो न्यू वीडियो डालते हैं तो वैसे ही हमें नोटिफिकेशन शो होना शुरू हो जाता है। अब उस नोटिफिकेशन के नीचे फर्दर दो ऑप्शन होते हैं जिसमें ये शो हो रहा था कि आप प्ले करना चाहते हैं या फिर आप ऑफ़ करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम प्ले या फिर ऑफ़ पे क्लिक करते हैं तो फ़ौरन वो एक्शन परफॉर्म करता है। अब इसके पीछे भी यही कंडीशंस यूज़ की जा रही होती हैं कि अगर यूज़र प्ले पे क्लिक करे तो सिंपल जो वो वीडियो है वो ओपन हो जाए, और अगर वो प्ले पर क्लिक ना करे बल्कि वो ऑफ़ पे करे तो वो ऑफ़ हो जाए। इस तरह आप देखेंगे कि जितनी भी प्रोग्रामिंग्स हो रही होती हैं, कोडिंग हो रही होती है, हर एक में कंडीशनल स्ट्रक्चर ज़रूर यूज़ होती हैं। तो इस चैप्टर में हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसकी टाइप, रिलेशनल ऑपरेटर, इफ़ स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, इफ स्ट्रक्चर्स, नेस्टेड इफ, कंपाउंड कंडीशंस, लॉजिकल ऑपरेटर, स्विच स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड इफ, स्विच और कंडीशनल ऑपरेटर, गो टू स्टेटमेंट, ये हम सब डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम भी देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है। हम जो कंट्रोल होता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब कि जो प्रोग्राम रन होता है अगर हमने उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर मैं अपना नेम प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं अपने फादर का नेम, तो मुझ पे ये डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज़ पहले प्रिंट करवाना चाहती हूँ, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम लिखती हूँ। तो जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसकी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहली सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो सीक्वेंस में रन करना स्टार्ट करता है, मतलब जहाँ पर वाइड मेन लिखा होता है उसके बाद से जो प्रोग्राम होता है वो हर एक लाइन को एग्जीक्यूट करता जाता है, मतलब वो किसी भी लाइन को स्किप नहीं करता। हम सिंपल अगर हम अपना नेम प्रिंट करवा रहे हैं, हम अपनी एज, तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि सिंपल हमारे पास प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम कुछ इसमें ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं जिसकी बेस पे जो हमारे पास फ्लो होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की, वो उसी कंडीशन की बेस पे होती है। कंडीशन की बेस पे कैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो किसी और ब्लॉक में चला जाता है, जब फॉल्स होती है तो वो किसी और ब्लॉक को रन करता है। इस फिगर में आप देखें कि उन्होंने बता दिया कि हमने कोई कंडीशन लगाई थी, उसमें रिजल्ट ट्रू भी आ सकता था, फॉल्स भी आ सकता था। तो वो कंडीशन चेक करेगी कि इस जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट करना है तो कंडीशन के बाद उसको स्टेटमेंट 1 की जानी भेजना है या फिर स्टेटमेंट 2 की जानी भेजना है। उसके बाद हमारे पास रिपीटेशन होती है कि मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ पाकिस्तान, उसको मैंने तकरीबन 100 मरतबा प्रिंट करवाना है। अगर ये हमारे पास रिपीटेशन स्ट्रक्चर ना होता तो फिर हम क्या करते कि हम 100 मरतबा लिखते सी आउट, फिर हम इंसर्शन ऑपरेटर लगाते, फिर हम पाकिस्तान यूँ लिखते जाते और 100 मरतबा लिखते। लेकिन रिपीटेशन का फ़ायदा ये होता है कि हमने कोई भी काम बार बार करवाना है तो फिर हम कुछ ऐसी कंडीशंस यूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होते हैं जो उस एक स्टेटमेंट को बार बार रन करते जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल का इसके अंदर कोई इतना काम नहीं है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे वहाँ पर फंक्शन कॉल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हम अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अगर 90% से ज़्यादा हों तो उसको ई-कैट का वो टेस्ट पास कर जाए या फिर MD-कैट का, अगर लेस हो तो वो फेल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंडीशंस यूज़ करेंगे। अब हम ये तो नहीं ना करेंगे कि हम खुद बैठ के देखें कि किसके कम है किसके ज़्यादा है। तो यही इन्हीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक फ़ायदा होता है कि ये ऑटोमेटिकली ही हमें सब कुछ करके दे देता है, हमें जस्ट कंडीशंस देनी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लिखी हुई है
ग्रेटर देन की है, लेस देन की है। इक्वल के लिए हम वन टाइम इक्वल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि टू टाइम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन है और ये नॉट इक्वल का साइन है। अब ये जो कुछ लिखा है आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो उसमें हमें अच्छे से समझ आ जाएगी कि इनका इस्तेमाल क्या है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दे दी हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स हो, कुछ भी ऐसा हो जिसको इवेल्युएट करना हो, मतलब कि जिसको सोल्व करना हो और सोल्व करने के बाद हमें कोई रिजल्ट मिले। अब देखिए यहाँ पर 100 ग्रेटर देन 15 है। अब ये 100 भी कोई वैल्यू है, 15 भी कोई वैल्यू है। इसको सोल्व करने के बाद इवेल्युएट करने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर आए, यहाँ पर ए बी सी कोई भी करैक्टर आ सकता है। मोस्टली फुल करैक्टर नहीं, सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल और उसके अलावा हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट एक कीवर्ड होता है जो कि रिजर्व वर्ड है जिसका एक स्पेसिफिक यूज़ है। हम इसको इफ़ कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हमें हेल्प करता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट बनाता है जो हेल्प करती है कि कौन सी डिसीजन करना है, किस तरह का डिसीजन होगा। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली आप देखें कि इफ़ लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में कंडीशन लिखी है। अगर इसमें क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट नीचे वाली नहीं चलेगी, वो उसको स्किप कर देगा। अब बेसिकली यहाँ पर वन स्टेटमेंट है तो हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर नीचे देखें कि हमने कंडीशन लिखी, अगर हमने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को रन करवाना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ हमें तभी, ये स्टेटमेंट तभी हमें शो होंगी, आउटपुट के तौर पे रन होंगी जब ये कंडीशन ट्रू हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होंगी, बल्कि ये प्रोग्राम जो है वो इन सब चीज़ों को, ये पूरे ब्लॉक को स्किप करके नीचे चला जाएगा अगर नीचे कोई चीज़ चलाने वाली है, अदरवाइज प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने इनपुट मार्क्स करने हैं और डिस्प्ले करना है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हों या फिर इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो ये आउटपुट शो हो जाए, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगेन जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बार बार कहा कि आईओस्ट्रीम कोनियो हम ज़रूर हेडर फाइल में ऐड करते हैं ताकि जो जहाँ पर हमने इनपुट लेनी होती है या आउटपुट शो करनी होती है तो वहाँ पर हम ये दोनों लाइब्रेरीज ज़रूर यूज़ करते हैं हेडर फाइल में। तो यहाँ पर हमने इनपुट जो है वो यूज़र से ले ली। इसका मतलब बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसका काम ये है कि जैसे ही प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे देखेगा कि ये चीज़ प्रिंट करनी है तो वो प्रिंट कर देगा। फिर जब वो इस लाइन पे आएगा यहाँ पर क्या होगा कि इनपुट लेनी है, किससे लेनी है, यूज़र से इनपुट लेनी है और जब तक यूज़र इनपुट नहीं देगा आगे प्रोग्राम नहीं चलेगा। मीन के हमने ये पूरा प्रोग्राम लिख दिया, जब हम रन करेंगे तो क्या होगा कि एंटर योर मार्क्स जो है वो सिर्फ शो होगा। जब तक हम 50 एंटर नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम आगे चलेगा ही नहीं। जैसे ही हम 50 एंटर करते हैं वो फ़ौरन नीचे वाला ब्लॉक जो है वो चल जाता है, कंडीशन जो है वो चेक करता है। अगर कंडीशन ठीक होती तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाती है, आउटपुट शो हो जाती है आउटपुट पर। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, हमने शो करना है कि दो नंबर्स जो है, दो वैल्यूज़ जो है वो इक्वल है या नहीं है और हमने वो जो नंबर है वो इनपुट लेने हैं। इनपुट लेने हैं मतलब यूज़र से लेने हैं तो हम वही अगेन मेथड करेंगे, सी आउट एंटर अ नंबर, फिर हम ए के अंदर एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे, फिर हमने सी आउट एंटर अ नंबर, फिर हम बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे। ये आपकी चॉइस होती है कि आप वेरिएबल का कौन सा नेम देना चाहते हैं। फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर ए इक्वल बी हो, इसका मतलब इक्वल होता है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाली स्टेटमेंट है, ये रन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, अगेन बिल्कुल सेम है। इसमें हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास एक नंबर है वो दूसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। अगेन हमने दो नंबर ले लेने हैं। फर्स्ट नंबर को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। बेसिकली जब हमने स्क्वायर लेना होता है तो हम पावर नहीं लगाते,
जिस तरह हम सिंपल मैथ में करते हैं, यहाँ पर हम ये स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं जो कि मल्टीप्लाई को शो करता है। तो हम यहाँ पे ये स्टेरिक साइन लगा देंगे इक्वल इक्वल बी। तो जैसे ही ये दोनों हम यहाँ से कोई भी नंबर एंटर करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो नेक्स्ट लाइन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम एवरेज भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एवरेज फाइंड की है। अब देखिए एवरेज जो होती है वो फ्लोट में होती है, मतलब कि एवरेज की वैल्यू पॉइंट में आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं, तो इसलिए हम फ्लोट ले रहे हैं। जबकि जो हमने मार्क्स लिए हैं वो हमने इंट में लिए हैं। आप मार्क्स को भी इंट में ले सकते थे। तो यहाँ पे हमने सिंपल नंबर एंटर कर लिए हैं यूज़र से, फर्स्ट सब्जेक्ट के, सेकंड के, थर्ड के। देन फिर हमने क्या किया कि एवरेज, यहाँ पर एवरेज का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि अगर एवरेज ग्रेटर देन हो 80 से तो फिर ये कंडीशन चल जाए। अब देखें इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। अगर 2 स्टेटमेंट हो तो क्या होता है कि हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करते। ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है जिस तरह उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जो नंबर जो है वो इनपुट लें और शो करें वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है, इक्वल 0 हो तो वो 0 ही होता है, लेस देन हो तो वो नेगेटिव होता है। तो सिंपल हमने वही कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर लेनी है। स्टेटमेंट है जिस तरह हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो, मतलब इक्वल ना हो, तो फिर हमें कोई रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भी रिजल्ट शो हो। तो हम फिर क्या करते हैं, हम इफ़ एल्स यूज़ कर लेते हैं। इफ़ तब चलेगी, इफ़ वाली कंडीशन। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हमने इफ़ लिख दी, यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ चलेगी, लेकिन अगर फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा। फिर भी हम चाहते हैं ना कोई चीज़ हमें रिजल्ट शो हो, तो हम फिर क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट है तो अगेन हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने इसका फ्लो चार्ट जो है वो शो किया हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट रन हो जाए, अगर फॉल्स हो तो ये स्टेटमेंट रन हो। जबकि सिंपल इफ़ में क्या था कि ये फॉल्स वाला ब्लॉक था ही नहीं। अगर फॉल्स होता था तो जो प्रोग्राम है वो सिंपल एंड हो जाता था। यहाँ में हमारे पास एक और प्रोग्राम है। हमने शो करना है कि नंबर जो है वो ओड है या फिर इवन है बाय यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। मोस्टली वो जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं वो इस तरीके से कंडीशन दे देते हैं कि आप इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ करो, आप स्विच यूज़ करो। तो हम आगे स्विच को भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तो फिर हम एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शो करना है कि वो इवन है। इवन के लिए क्या होता है कि अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिले। रिमाइंडर के लिए हम ये परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए हम सिंपल स्लैश वाला साइन यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने रिमाइंडर वाला किया, अगर 0 हो तो ये कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाए, और अगर फॉल्स हो तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। तो इस तरह हम जो भी नंबर एंटर करेंगे वो यहाँ पर परफॉर्म होकर हमें आउटपुट शो कर देगा। अब इस तरीके से नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी बहुत मरतबा पेपर में भी आ जाता है कि आपने शो करना है कि लीप ईयर है या नहीं है। हमने सिंपल क्या किया कि हमने आउटपुट हमने सी आउट पे, मतलब आउटपुट पे हमने शो किया कि आप ईयर एंटर करें, तो यूज़र कोई भी ईयर एंटर करेगा। तो लीप ईयर के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो नंबर है, जो ईयर का नंबर है वो 4 पे डिवाइड हो, तो ये कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर ये ट्रू हो तो प्रिंट हो जाए कि जो हमारे पास ईयर है वो लीप ईयर है, अदरवाइज़ ये प्रिंट हो कि जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। इस तरीके से हमारे पास एक और यहाँ पर प्रोग्राम उन्होंने दिया हुआ है कि हमने इनपुट करनी है सैलरी को, ग्रेड को, और ऐड करना है 50% बोनस। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 हो 25 ऐड करना है, अगर ग्रेड जो है वो 15 हो या फिर उससे कम हो, और देन हमने टोटल सैलरी जो है वो डिस्प्ले करवानी है। सिंपल हमने सैलरी और ग्रेड को इनपुट कर लेना है। अब हमने शो करना है कि अगर ग्रेड ग्रेटर देन 15 हो तो कंडीशन क्या थी कि जो 50% बोनस है वो ऐड हो जाए। अब बोनस, ये कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों ने खुद याद रखने हैं। अब बोनस का फार्मूला क्या होता है कि सैलरी मल्टीप्लाई 50%, मतलब कि जितना हमने यहाँ पर जो वैल्यू होगी ऐड 50% बोनस, तो हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। एल्स
अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक में आ जाएगा। तो उसमें हमने क्या कहा है कि 25% बोनस ऐड हो जाए, तो यहाँ पर 25% बोनस ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि उस बोनस को सैलरी में ऐड करना है, तो हमने सैलरी में वो बोनस ऐड कर दिया और फिर हमने उसको सैलरी वाले वेरिएबल में ही उसको स्टोर कर दिया। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर पहले हमारे पास सैलरी जो है वो ग्रेटर देन थी 50% से, तो क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक चलेगा, फिर हमारे पास जो बोनस है, बोनस की वैल्यू यहाँ पर आएगी इस जगह पर, और जो सैलरी यहाँ पर थी वो यहाँ पर मौजूद होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पर। तो अब जो हमारे पास न्यू सैलरी बनेगी वो बोनस प्लस प्रीवियस सैलरी का सम होगा। तो न्यू सैलरी को ही हम सैलरी से शो कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप इससे करिए, आप कोई और वेरिएबल भी चूज़ कर सकते हैं। पास इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा डिसीजन करने हो कि अगर स्टूडेंट के 50% से अगर स्टूडेंट के 90% से ज़्यादा मार्क्स हो तो ए ग्रेड प्रिंट हो, अगर 80 से ज़्यादा हो तो बी प्रिंट हो, अगर 70 से ज़्यादा तो सी प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि इसमें तो काफ़ी कंडीशन यूज़ होंगी, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला वही जो हमारे पास इफ़ एल्स था उसको हम बार बार यूज़ करते जाते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमारे पास प्रोग्राम का फ्लो होता है वो जंप कर जाएगा, मतलब इस ब्लॉक को स्किप कर देगा और इस कंडीशन पे आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, अगर नेक्स्ट ट्रू हो जाती है तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा और फिर वो उसके बाद जो भी चीज़ होगी वो उसको रन नहीं करेगा, वो सिंपल जो हमारे पास प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। मतलब जब भी कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाद जितनी भी नीचे कंडीशंस होती हैं उसको वो इग्नोर करके प्रोग्राम को एंड कर देता है। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी तो वो यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है कि अगर 90 से ग्रेटर हो ए शो हो जाए, अगर 80 से ग्रेटर हो तो बी हो जाए, 70 से ग्रेटर हो सी हो जाए, 60 से ग्रेटर हो डी हो जाए, बिलो एफ हो जाए। तो अगेन हमने इफ़ एल्स यूज़ करते जाना है। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने स्कोर को एंटर करवा लेना है। स्कोर अगर ग्रेटर देन 90 हो तो हमने कंडीशन दी कि ए जो ग्रेट इज ए, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, फॉर एग्जांपल अगर स्कोर जो है वो 70 हुआ तो क्या होगा कि वो ये वाला ब्लॉक स्किप करके इस ब्लॉक में आएगा, यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा, यहाँ पर देखेगा हाँ यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो वो इसको रन कर देगा और देन बाकी सब स्किप करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। आगे हमारे पास नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि ब्लॉक के अंदर ही हम ब्लॉक बनाते जाते हैं। बेसिकली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कभी कभार यूज़ किया जाता है, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो स्विच करते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि देखिए हमारे पास इफ़ कंडीशन थी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अगले ब्लॉक में जाएगा और आप देखें कि अगले ब्लॉक इसी के ब्लॉक के अंदर ही हमने एक और कंडीशन लगा दी है, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। कंपाउंड कंडीशंस हैं। अब जो कंपाउंड कंडीशंस हैं ये बेसिकली एक कंपैरिजन की टाइप ही है जिसमें हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह पीछे हम जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे ये ग्रेटर देन लेस देन, उसमें क्या था कि सिर्फ हम एट अ टाइम सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ को कंपेयर कर पा रहे थे, उन्हों पे कंडीशन अप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन हम कंपाउंड कंडीशन को यूज़ करके एट अ टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। अब बेसिकली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स पे बेस होते हैं। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली ये जो हमारे पास सीपीयू होता है उसके अंदर कुछ ऐसे सर्किट बने होते हैं जो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो देखें पहला हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है जो इवेल्युएट करे कंपाउंड कंडीशन को। हमारे पास एंड और नोट है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब में यही होते हैं, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। और का साइन ये होता है, और समझे बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक भी नंबर 0 मिल जाए तो ओवरऑल रिजल्ट 0 हो जाता है अगर हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर भी देखें क्या यहाँ पर हमने ये ऑपरेटर लगा दिया, फॉल्स 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 होगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाते तो हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा। अब जो हमारे पास और होता है ये बेसिकली एडिशन की तरह होता है कि अगर एक फॉल्स हो भी जाए तो लेकिन हमें रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा।
अगर दोनों फॉल्स होंगी तो हमें रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिलेगी। आपने एक रट्टा लगा लेना है कि जो और है उसका मतलब एडिशन होता है कि अगर एक भी जो बेसिकली ट्रू समझे कि वो 1 है, फॉल्स समझे कि वो 0 है। अगर 1 + 0 करे तो आंसर 1 मिलेगा, 0 + 0 करे तो आंसर 0 मिलेगा, अगर 1 + 1 करे तो आंसर 1 ही मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा। तो वही यहाँ पर उन्होंने टेबल यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है कि हमने जो है इनपुट करने हैं, कैरेक्टर को शो करना है, उसको डिस्प्ले करना है कि वोवल है या नहीं है। अब देखें, अगर हम इफ़ एल्स यूज़ करें तो हमें बार बार इफ़ एल्स लगाना पड़ना था कि अगर हमारे पास जो इनपुट आ रहा है वो इसके इक्वल है या नहीं है, मतलब हमें बहुत ही लंबा प्रोग्राम लिखना पड़ना था। लेकिन बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर वो बहुत ही काम इजी हो जाता है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि इनपुट ले लेनी है CH, मतलब कोई भी कैरेक्टर इनपुट ले लेना है, फिर उस पर हमने ये और वाली कंडीशंस लगा देनी है। अब और क्यों यूज़ किया है, और का फ़ायदा ये है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ओवरऑल रिजल्ट जो हमें ट्रू मिलेगा, मतलब फॉल्स नहीं होगा। तो इसलिए हमने सब में और लगा दे, तो जितने भी वोवल्स वर्ड हैं वो हमने यहाँ पर कैरेक्टर की फॉर्म में लिख देने हैं, और कैरेक्टर के साथ हम सिंगल कोट लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल कोट लगाया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा कि यू एंटर अ वोवल, अदरवाइज यू डिड नॉट एंटर अ वोवल। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम नोट ऑपरेटर कहते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसका जो सिंबल है वो इस तरह का होता है। अब बेसिकली ये यूज़ क्यों होता है, अब इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू हो लेकिन हमें रिज़ल्ट फॉल्स चाहिए हो, मतलब कि ये बिल्कुल उल्ट ही जवाब देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स रिज़ल्ट देगा, अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रिज़ल्ट देगा। अब इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा कि आपने 2 नंबर इनपुट करने हैं और डिस्प्ले करना है कि वो इवन है या फिर ओड है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम विदाउट लॉजिकल ऑपरेटर समझते हैं। यहाँ पर कंडीशन हमने अगेन वही प्रोसेस किया, हमने यूज़र से इनपुट ली है, एंड मतलब यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सिर्फ ये ब्रैकेट वाली कंडीशन देखें, ये नोट ऑपरेटर को अगर हम इग्नोर कर दें तो क्या होगा कि जब n का अगर हम रिमाइंडर लें, जब 2 पे डिवाइड हो तो वो अगर 0 हो तो हमें पता है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी उस केस में जो ब्लॉक है वो इवन वाला चलेगा। लेकिन इसमें आप देखें कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ओड वाला ब्लॉक चलेगा। अब ये क्यों चल रहा है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी लेकिन ये नोट है ये उसको फॉल्स कर देगा। अब इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि जब अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो उस केस में जो प्रोग्राम है वो इस लाइन पे चला जाए कि प्रिंट हो जाए कि नंबर ओड है, अदरवाइज नंबर इज़ इवन। तो समझ आया, मतलब कि इसका जो ट्रू वाला रिजल्ट था ब्रैकेट वाला नोट उसको रिवर्स कर देगा। और इसमें ध्यान रखना पड़ना है कि हमें कौन सी कंडीशन नीचे लगानी है, जैसे यू एंटर्ड ओड नंबर या फिर यू एंटर्ड इवन नंबर, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ना है। इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्ट्रक्चर है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नेस्टेड इफ़ एल्स है उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बेसिकली हम जो इफ़ कंडीशंस होती हैं उसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और नेस्टेड इफ़ का भी वही काम होता है, लेकिन उसको यूज़ करना मुश्किल होता है तो हम उसका अल्टरनेटिव स्विच यूज़ करते हैं। अब बेसिकली स्विच को यूज़ करना बहुत आसान होता है, जहाँ पे हमें चॉइसेस चाहिए कि हमने चूज़ करना है किसी भी वैल्यू को, तो उसके लिए हम स्विच यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह होता है कि हम ये यहाँ पे स्विच लिख देते हैं और यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हम इंटीजर दे सकते हैं, हम करैक्टर दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर केस लिखना शुरू करते हैं। अब देखें, अब इसका सिंटैक्स समझिए कि आपने सबसे पहले केस कॉन्स्टेंट 1, केस कॉन्स्टेंट 2 को केस कॉन्स्टेंट 3 इस तरह लिखते जाना है। जितने भी चॉइसेस हैं यहाँ पर वो चीज़ आएगी जो आपने यूज़र से इनपुट में लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो डाटा, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल समझे तो फिर अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं।
कि जिस तरह हमने प्रोग्राम लिखना है कि हमने जो नंबर हैं वो इनपुट करने हैं, डेज़ वीक डेज़ के नंबर इनपुट करने हैं, मतलब हमने इंटीजर को इनपुट करवाना है और डिस्प्ले करना है नेम ऑफ द डे। अब देखें उन्होंने एग्जांपल दे दिया है कि अगर यूज़र 1 एंटर करे तो फ्राइडे डिस्प्ले हो जाए। तो अगेन हमने इंट जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, हमने इंट को इनपुट भी ले लिया बाय यूजिंग सीन। तो अब क्या करेगा, यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो जो एंटर नंबर करेगा वो इस वेरिएबल में आएगा और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है इस ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर जो भी नंबर होगा ये केस के आगे जो भी यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है उसके साथ ही मैच होता जाएगा। अगर मैच हो जाएगा तो वो जो ब्लॉक होगा वो रन हो जाएगा, बाकी सबको स्किप कर दिया जाएगा। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि जिस तरह अगर यूज़र ने 3 एंटर किया तो ये 3 है यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर यहाँ पर स्विच के ये जहाँ पर ब्रैकेट है यहाँ पर वो आएगा। अब जैसे वो यहाँ पर आएगा तो प्रोग्राम क्या करेगा कि इस नंबर को सब जो यहाँ पर एक्सप्रेशन होंगे, इंटीजर कैरेक्टर कुछ भी होगा उसके साथ कंपेयर करता जाएगा। जहाँ पर भी ये मैच कर जाएंगे तो ये उस ब्लॉक को रन कर देगा। जैसे 3 था तो क्या करेगा कि 1 पे आएगा तो ये मैच नहीं कर रहा, 2 पे आएगा तो मैच नहीं कर रहा, 3 पे मैच कर रहा था तो यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा वो उसको प्रिंट कर देगा, या फिर कुछ भी हमने परफॉर्म कराना है तो वो परफॉर्म कर देगा। ब्रेक हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो एंड हो जाए, बाकी जो लाइन्स हैं वो ना चलें। तो इसका बेसिकली पर्पस ये होता है। अब आपको समझ आएगी कि हम किस तरह स्विच को यूज़ करके बहुत ही ईजिली चॉइसेस कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है कि हम वोवल्स वर्ड को भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दो केसेस भी यूज़ कर सकते हैं कि यूज़र अब जैसे जो वोवल वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, स्मॉल में भी, तो उसके लिए हम इन्हों को केस ए, केस स्मॉल और कैपिटल ए की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर लिखा। तो अब हम हर ब्लॉक के अंदर लिखते जा रहे हैं कि यू एंटर वोवल, यू एंटर वोवल। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम ये प्रोग्राम इस तरह लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करें तो उसमें बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। जितने भी प्रोग्रामर्स होंगे 100% में से 80% तक प्रोग्रामर जो है वो जानते भी नहीं होंगे कि कोई कंडीशनल ऑपरेटर भी होता है या फिर ये भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हम समझते हैं बेसिकली ये जो इफ़ एल्स कंडीशन होती है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। अब देखें जिस तरह हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास एक हमने इफ़ एल्स का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया जिसमें हमने कहा कि अगर a > 50 हो तो x 1 होगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो x 0 होगा। अब आप देखें कि ये जो कोड है ये पूरी 5-4 लाइंस में लिखा गया है, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है कंडीशनल ऑपरेटर। उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, उसके बाद जो ट्रू केस लिख के हम ट्रू केस स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे कि जो ट्रू होगी वो पहले लिखी जाएगी और जो फॉल्स होगी वो बाद में लिखी जाएगी। अब ये जो हमने कोड 4-5 लाइन का लिखा था उसको हम एक लाइन में किस तरह लिखते हैं कि हमारे पास जो x है वो इक्वल होगा। अब कंडीशन हमारे पास ये वाली थी वो हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क और फिर हम ट्रू केस में 1 और फिर फॉल्स केस में 0। अब आप देखिए कि कितनी इजीली हमने इसको समराइज़ कर दिया है। तो हम कंडीशनल ऑपरेटर भी इफ़ एल्स की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास गो टू स्टेटमेंट है। इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और ना बहुत ही कम ऐसे प्रोग्रामर होंगे जो जानते होंगे कि गो टू स्टेटमेंट भी है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि किसी एक लाइन से प्रोग्राम किसी और लाइन पे डायरेक्ट चला जाए विदाउट एग्जीक्यूटिंग अदर लाइंस, तो उसके लिए हम गो टू यूज़ करते हैं। मतलब हमें उसको डायरेक्ट ही किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे भेजना हो तो उसका जो मेथड है वो किस तरह का है कि हम सबसे पहले कोई भी वेरिएबल जो है वो एक डिक्लेयर कर देते हैं, एक वेरिएबल लिख देते हैं, उसके बाद हम सेमीकोलन लगाते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने लूप लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया गो टू लूप।
मतलब कि ये प्रोग्राम यहाँ से चलना शुरू होगा, ये वाली लाइन रन करेगा, ये वाली करेगा। जब वो कंडीशन रन करेगा वो यहाँ पे देखेगा कि अब उसको गो टू लूप पर जाना है, तो फिर वो यहाँ से लूप जहाँ पर भी होगा ऊपर वहाँ पे चला जाएगा और ये तब तक जाता रहेगा, चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस तरह हम गो टू स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। और हमारा जो फुल चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप गूगल से जो प्रोग्राम की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की PDF मौजूद होती हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें।